नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप सभी से चर्चा करेंगे। हम बातचीत करेंगे हिंदी व्याकरण की पारिभाषिक शब्दावलियों के ऊपर। हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रायः सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पारिभाषिक शब्दावलियों को आप जब समझ लेंगे तो वन लाइनर अगर क्वेश्चन आते हैं, सुमेलित आते हैं या फिर विकल्पों में सत्य असत्य के दृष्टिकोण से आते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछे जा रहे प्रश्नों की तरह आते हैं, तो आप आराम से इनको हल कर पाएंगे। और आज का वीडियो लेक्चर न केवल प्री की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि मेंस के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि अगर विकल्पों पर आधारित मेंस एग्जाम पूछा जाए और उसमें कुछ पारिभाषिक शब्दावलियां दी गई हों, तो कम शब्दों में कैसे उसे आप लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर आगामी यूपीएलटी, मेंस, जीआईसी प्री और मेंस अन्य शिक्षक भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप इसमें अपने अपने राज्य में होने वाली प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं को भी शामिल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, सीधे बात करते हैं उन शब्दावलियों के ऊपर। पहली शब्दावली है अंगांगी अंतरण, यानी कि अर्थ परिवर्तन में अंग या भाग के स्थान पर अंगी पूरे का अर्थ होना या अंगी के स्थान पर अंग का अर्थ हो जाना। जैसे मकान खुला है, मकान खुला है मतलब दरवाजा खुला हुआ है। जलपान, जब हम जलपान की बात करते हैं तो कई बार नाश्ते की बात होती है, कई बार भोजन की बात होती है। आमतौर पर हम सभी पूर्वांचल एरिया में रोटी को सिर्फ रोटी मानते हैं, लेकिन अगर आप राजस्थान इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो वहां पर रोटी का मतलब पूरा भोजन है। तो ये क्या है? अंगांगी अंतरण है, क्योंकि रोटी शब्द कई जगहों पर केवल रोटी के अर्थ में है, लेकिन कई जगहों पर भोजन के अर्थ में। अकर्मक, अकर्मक क्या है? वह क्रिया जिसे कर्म की अपेक्षा न हो। आमतौर पर एग्जाम में पूछा जाता है कि अकर्मक क्रिया क्या है। जैसे बच्चा सो रहा है, सोना यानी कि स्लीपिंग को सकर्मक नहीं बल्कि अकर्मक क्रिया माना जाता है कि उसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है। अक्षर, वर्ण, सिलेबल, शब्द के भीतर ध्वनियों की इकाइयां जो उच्चारण में एकदम बोली जा सके, उसे हम अक्षर कहते हैं। अघोष, ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां एक दूसरे से इतनी दूर होती हैं कि कंपन नहीं होता, तरंग नहीं उठती। प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे व्यंजन और श, श, स, ह ये सभी किसके अंतर्गत हैं? अघोष के अंतर्गत है। अगर आप सभी ने पुराने प्रश्न पत्रों को देखा होगा तो आमतौर पर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और साथ में तीन तरीके के जो स की बात होती है उनका और ह। तो इसको आप अपने दिमाग में रखिए कि अघोष के अंतर्गत है। अघोषीकरण क्या है? ध्वनि परिवर्तन में सघोष ध्वनि का अघोष हो जाना। जब कोई सघोष ध्वनि वो किस में बदल जाए? अघोष में बदल जाए, तो उसको कहते हैं अघोषीकरण। इसी तरीके से सघोषीकरण भी होता है, जब अघोष को सघोष में बदल दिया जाए तो सघोषीकरण हो गया। ये सभी आप व्याकरण में देख रहे हैं और भाषा विज्ञान में भी ये सब देखने को मिल सकता है। अधिकरण, ये क्या है? कारक है। अधिकरण का मतलब है आधार, जिसमें या पर कोई वस्तु हो उसके लिए कारक का प्रयोग किया जाता है, उसको अधिकरण कहते हैं। जैसे आपने में, पर इत्यादि सुना हो। अनद्यतन, जो आज न हुआ न होने वाला है, एकदम संपन्न हो, उसको क्या बोलते हैं? अनद्यतन। एक तो हम पढ़ते हैं अद्यतन, मतलब जो वर्तमान समय में चल रहा है, और अनद्यतन का मतलब जो आज न हुआ वो न होने वाला हो, यानी कि संपन्न हो गया, खत्म हो गया। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब क्या है? मुख और नाक दोनों से बोली जाने वाली ध्वनि अनुनासिक कहलाती है।
जैसे कि हम चांद बोलते हैं या फिर आंख बोलते हैं, तो ये जो यहाँ पर उच्चारण हो रहा है, ये क्या है? अनुनासिक है। अनुस्वार, स्वर के पीछे आने वाली अनुनासिक ध्वनि को अनुस्वार कहते हैं। जिसे हमने अंग की मात्रा बताया, जैसे कि अंग हो गया, या फिर हम बोलते हैं पंचांग। ठीक है, तो ये क्या है? अनुस्वार है। अंतरंग, अंतरंग का मतलब भीतरी। वे भाषाएं जो देश के भीतर मध्य में फैली हों, उनको हम अंतरंग बोलते हैं। अंतःसर्ग, वह शब्दांश या अक्षर जो शब्द के बीच में लाया जाता है, वो क्या हो गया? अंतःसंघर्ष, अंतःसर्ग। अंतस्थ, स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि। अर्धस्वर, स्पर्श और संघर्षी के बीच की ध्वनि को अंतस्थ कहा जाता है, जैसे य, र, ल, व। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको हमने रेड और येलो में कर दिया है, ताकि आप अलर्ट रहें। अन्य पुरुष, यह सर्वनाम का भेद है। कहने वाले और सुनने वाले से भिन्न, यानी कि जो कहने वाला है, जिसको कि हम कर्ता कह सकते हैं, सुनने वाला जिसको कि हम श्रोता कह सकते हैं, बल्कि इसको हम वक्ता कहें तो ज्यादा बेहतर है। वक्ता और श्रोता से जो अलग है, उसको क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष। अपत्य का मतलब संतान या शिष्य। अपश्रुति, यानी कि शब्द में स्वर परिवर्तन जिससे थोड़ा भिन्नार्थक शब्द हो जाता है, उसको हम अपश्रुति कहते हैं। अपादान, इसका मतलब है अलगाव। ये भी क्या एक कारक है। जब अलगाव की बात होती है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से एकदम से अलग हो रही है, तो वहां पर अपादान कारक है। यानी कि जिससे कोई वस्तु अलग हो, उसके लिए इस कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें जो से आया हुआ है, अब वो अपादान के अर्थ में है। अभिप्राय, वैदिक भाषा में क्रिया रूप जिसका अर्थ उद्देश्य के रूप में लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं अभिप्राय। अक्सर जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो लिखा रहता है कि फला चीज से क्या अभिप्राय है, मतलब इसका क्या उद्देश्य है। अर्थ प्रसार, परिवर्तन में अर्थ का सीमित क्षेत्र से उठकर विस्तृत क्षेत्र में व्यवहार में लाया जाना अर्थ प्रसार कहलाता है। जैसे लाठी का प्रयोग, लाठी तो एक वस्तु के रूप में है, लेकिन हम इसका प्रयोग सहारा के अर्थ में करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? लाठी का यहां पर अर्थ प्रसार हो गया। अर्थ विस्तार, एक अर्थ के अनेकानेक अर्थ हो जाना। जैसे दंड, रस, जब हम रस बोलते हैं तो ये कई अर्थों को देना शुरू कर देता है। जैसे एक तो हम जैसे नाटक बोलते हैं, तो नाटक में भी रस है, एक स्वाद को लेकर। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? अर्थ विस्तार हो गया। दंड, एक तो हम कानून के अर्थ में दंड बोलते हैं, और एक कई बार हम अभ्यास करते हैं उठने बैठने का, जिसको कि दंड बैठक कहा जाता है। और एक हो गया सजा के अर्थ में, या फिर एक डंडे के अर्थ में भी दंड का प्रयोग हो गया। यानी कि जब किसी शब्द का एक अर्थ के अनेक अर्थ हो जाएं, तो वहां पर अर्थ विस्तार होता है। अर्थ संकोच, परिवर्तन से अर्थ का अधिक संकुचित क्षेत्र में व्यवहार होना। जैसे पहले सर्प का मतलब होता था सरकना, लेकिन अब वो एक जंतु के अर्थ में है सांप। जब हम सर्प बोलते हैं तो सांप का अर्थ निकलता है। तो ये क्या हो गया? अर्थ संकोच हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, ये सभी आप देख रहे हैं सुमेलित वाले में, ये सब कभी न कभी एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और हमने उदाहरण के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपके मन मस्तिष्क में मेरी बातें बैठ रही होंगी। अब हम बात करते हैं अर्थापकर्ष, परिवर्तन में अर्थ बुरा हो जाना। जैसे जयचंद, विभीषण इत्यादि शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है? अर्थापकर्ष है, यानी कि अर्थ में गिरावट आ जाती है। जैसे हम जयचंद बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि घर परिवार को तोड़ने वाला। विभीषण का भी अर्थ उसी अर्थ में आता है कि जो अपने लोगों का साथ न दे, बल्कि दूसरे पक्ष से जाकर मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं?
विभीषण। तो अर्थ परिवर्तन के कारण अर्थ बुरा अर्थ यहां पर दे रहा है। अर्थोत्कर्ष, अर्थ में उत्कृष्टता आ जाना, जैसे कृष्ण, कुंभ। कृष्ण का मतलब तो काला होता है, लेकिन कई बार लोग इसका उच्च अर्थ निकालते हैं कि भगवान कृष्ण। कुंभ का भी, कुंभ का मतलब आप देखेंगे तो एक छोटा सा पात्र के रूप में हो जाएगा कुंभ, लेकिन जब हम महाकुंभ बोलते हैं, कई बार कुंभ शब्द का प्रयोग करते हैं, तो जो पवित्रता नजर आती है हमारे दिमाग में, प्रयागराज घूमने लगता है, 12 वर्ष आ जाते हैं और तमाम चीजें आती हैं। तो इसमें क्या हो गया, इसका अर्थ उत्कृष्टता को प्राप्त कर गया। अर्ध तत्सम, यानी कि तत्सम और तद्भव के बीच की स्थिति वाले शब्द को हम अर्ध तत्सम भी कहते हैं। अर्ध स्वर, यानी कि आधा स्वर आधा व्यंजन, कभी स्वर कभी व्यंजन के रूप में जब प्रयुक्त होता है तो इसको हम अर्ध स्वर कहते हैं। जैसे य और व, ये जो दो वर्ण है ये अर्ध स्वर के अंतर्गत है। अल्प प्राण, जिस व्यंजन के उच्चारण में कम वायु निकलती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को अल्प प्राण के अंतर्गत रखा गया है। इसके अतिरिक्त अंतस्थ, उष्म व्यंजन भी अल्प प्राण के अंतर्गत है। विकल्पों में पूछा जा सकता है, यहां से आप देख लीजिए कम से कम 3 विकल्प बन सकते हैं। ठीक है, आप पूछा जाएगा कि कौन सा अल्प प्राण नहीं है या फिर असत्य है। तो अगर आपको जानकारी होगी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है और इसके साथ ही अंतस्थ और उष्म व्यंजन जो है वो भी किसमें है, अल्प प्राण में, तो आप आराम से कर लेंगे। अविकारी, यानी जो लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष आदि के अनुसार परिवर्तित न हो उसे हम अविकारी कहते हैं। मान लीजिए आप मेंस के एग्जाम में गए और वहां पर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दावलियों को एक एक वाक्य में लिखिए और 4 ऑप्शन में दे दिया गया और 2-2 नंबर के हो गए, तो ये वीडियो लेक्चर आपके काम में आ जाएगा। अविकारी का आ जाएगा तो आपको बताना होगा कि लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, विभक्ति के अनुसार या पुरुष के अनुसार उसके ऊपर कोई असर ही ना हो, उसको हम अविकारी कहते हैं। जैसे अब, कब, आज, ये जितने भी शब्द हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। अव्यय, जिसका व्यय ना हो, यानी कि जो रूप में न बढ़े न घटे, जैसे कि अविकारी, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक जो चीजें हैं वो हैं अव्यय, जिनके कि उनके ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। जैसे अविकारी के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वैसे ही अव्यय के ऊपर भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अव्ययी भाव समास, दोनों शब्दों का मिलकर अव्यय का काम देना, प्रायः पहला पद अव्यय होता है, उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति। ठीक है। उक्षिप्त, व्यंजन जिसके उच्चारण में जीभ को लपेटकर तालु के मध्य में चोट दी जाए वो उक्षिप्त कहलाता है। जैसे ड, ढ। ठीक है, तो ये कौन से व्यंजन है, उक्षिप्त व्यंजन। इसको बल्कि ढ, ढ बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये हो गया उक्षिप्त व्यंजन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप जरूर इसको अपने दिमाग में रखिए। उत्तम पुरुष, हमने अभी इसके पहले अन्य पुरुष के बारे में पढ़ा, यहाँ पर उत्तम पुरुष बोलने वाले के लिए सर्वनाम मैं, हम का प्रयोग जब किया जाता है तो वो उत्तम पुरुष कहलाता है। उदासीन, उदासीन का मतलब अत्यंत ह्रस्व वर्ण जो होता है उसको उदासीन कहा जाता है। उपसर्ग, शब्द से पूर्व जुड़ने वाले अक्षर को हम उपसर्ग कहते हैं, यानी जब पहले कोई किसी शब्द के पहले आकर जुड़ जाता है तो वो उपसर्ग कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अनुराज का अगर हम उदाहरण लें तो अनु इसमें क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। उनवाचक, यानी प्रत्यय विशेषण जिससे छुटाई का बोध हो, कमतर का बोध हो, उसको हम उनवाचक कहते हैं। इसी का एक और शब्द आगे हम आपको दिखाएंगे, आप बने रहिए। उष्म, उष्म का मतलब संघर्षी ध्वनि जिसके उच्चारण में संघर्षण के कारण उष्मा पैदा होती है उसे हम उष्म ध्वनि कहते हैं। जैसे कि
श, श, स और ह। ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तो इन चारों को परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए। एग्जाम हॉल में कंफ्यूज नहीं होना है। करण, करण का मतलब एक तो आप कारक दिमाग में रखिए। क्रिया के साधन का अर्थ देने वाला संज्ञा या सर्वनाम का रूप कर्ण कहलाता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, तो यहां पर बाण से क्या हो गया? ये कर्ण हो गया। कर्ता, क्रिया का करने वाला, यानी जो काम किया गया है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहा जाता है। कर्तृवाच्य या कर्तृवाचक, प्रत्यय जिससे अर्थ बनता हो करने वाला। ठीक है, कर्तृवाच्य जो क्रिया रूप कर्ता के अनुसार हो उसको हम कर्तृवाच्य बोलते हैं। कर्म, शब्द का रूप जिस पर कर्ता की क्रिया का फल प्रकट हो या फिर प्रभावित हो तो उसको हम कर्म बोलते हैं। जैसे वह वह कलम से लिखता है, कलम से लिखता है, तो यहां पर, या फिर वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पर जो कर्म हो रहा है वो पुस्तक पढ़ना हो रहा है। कर्मधारय, जिसमें विशेषण लगा हो ऐसा तत्पुरुष समास कर्मधारय कहलाता है। कई बार विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि कर्मधारय अलग समास है या तत्पुरुष में ही है। कई व्याकरणाचार्य मानते हैं कि कर्मधारय जो है वो तत्पुरुष समास का ही एक अंग है, एक भाग है। बस उसमें क्या लगा रहता है? विशेषण लगा रहता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कमल नयन, ठीक है, या फिर आपने पढ़ा होगा पीतांबर। कुछ ऐसे कर्मधारय हैं जो कि बहुव्रीहि में भी जाकर समाहित हो जाते हैं। ठीक है, या फिर आपने पढ़ा होगा नील गाय। इस तरीके से कर्मधारय के अनेक उदाहरण अपने दिमाग में आपने रखा होगा। कर्मवाच्य, जो क्रिया रूप कर्म के अनुसार हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। कारक, कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया से कोई संबंध निश्चित हो उसे हम कारक कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस पॉइंट को हमने एक प्रैक्टिस सेट में आप सभी को पढ़ाया था हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। यही है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया का कोई संबंध निश्चित हो उसे हम कारक कहते हैं। वहां पर विशेषण के अर्थ में भी बताएगा कि विशेषण क्या है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो वो विशेषण कहलाता है। कृदंत, क्रिया के अंत में प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? कृदंत कहलाता है। जैसे पढ़ना, तो क्रिया के अंत, ये क्या है? कृदंत के अंतर्गत है। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता सूचित करने वाला अव्यय शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। क्षति पूरक दीर्घीकरण, संयुक्त या द्वित व्यंजन में किसी अवयव की क्षति हो जाने के कारण पूर्वाक्षर के ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाना क्षतिपूरक दीर्घीकरण कहलाता है। जैसे आप आदिकाल की रचनाओं को पढ़ेंगे तो उसकी एक विशेषता के रूप में है क्षतिपूरक दीर्घीकरण। ठीक है, जैसे हथ है तो ये क्या हो गया? हाथ के रूप में प्रयुक्त होने लगा। गति शब्द, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग उपसर्ग की भांति ही होता है उसको हम गति शब्द कहते हैं। घोष, जिसका कि एक दूसरा नाम सघोष भी है, ऐसी ध्वनियां या ऐसी ध्वनियों जो स्वर तंत्रियों के परस्पर निकट होने के कारण कंपन या तरंग के साथ पैदा होती हैं। जैसे स्वर, वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण और अंतस्थ, ये क्या है? सघोष है। तो ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सभी स्वर क्या है? सभी स्वर क्या है? सघोष है। बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है अगर छोटा सा है कि स्वर क्या होते हैं। ऑप्शन में आ जाएगा सघोष होते हैं, अघोष होते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब आ जाएगा मान लीजिए, तो आप बता देंगे कि ये सघोष है। और इसके अतिरिक्त तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण है वो भी सघोष के अंतर्गत है, और अंतस्थ जो है य, व, र, ल जो है वो भी सघोष है। तत्पुरुष समास, पहला पद विशेषण के अर्थ में और दूसरा पद प्रधान अर्थ में हो, बीच में विभक्ति का लोप हो जाए तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। और तमाम आपने पढ़ा होगा, बहुत उदाहरण आपने याद किया होगा। तत्सम, मूल भाषा के समान शुद्ध संस्कृत शब्द या रूप
को हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कर्म, फिर ये क्या हो गया, कार्य हो गया, फिर ये काम हो गया। तद्धित, क्रिया से भिन्न शब्दों में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहते हैं। इनसे बनते हैं तद्धितांत शब्द। तद्भव, संस्कृत से उत्पन्न या विकसित शब्द या रूप को हम तद्भव बोलते हैं। तिर्यक, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह लगने से पहले का संज्ञा या सर्वनाम का विकृत रूप तिर्यक कहलाता है। दीर्घ, जो उच्चारण में दीर्घ समय ले, दीर्घ स्वर जैसे कि आ, ई, उ आदि दीर्घ व्यंजन द्वित व्यंजन है। द्वंद्व समास, दोनों पद समान हो, बीच में और के लोप से यह समास बनता है। जैसे माता पिता, पाप पुण्य। एक द्विगु, कर्मधारय समास का भेद जिसमें कोई संख्या पूर्व पद में हो। तो तमाम शब्द बने हुए हैं, जैसे चौराहा या फिर पंचवटी, या फिर जिसमें पहले संख्या हो। द्वित, दोहरा यानी डबल उच्चारण किया हुआ व्यंजन, जैसे हम देखते हैं कि हरियाणा साइड में जैसे, या खड़ी बोली में आप देखेंगे बेटा को बेटा, ठीक है, पापा को कई जगह पर पप्पा बोलते हैं लोग। द्वित व्यंजन का दोहरा उच्चारण यानी डबलिंग, जिसका मैंने उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। नपुंसक लिंग, संस्कृत आदि भाषाओं के शब्द रूप का जिसे यह पता लगे कि वह न नर है और न ही मादा है, उसको हम नपुंसक लिंग। और ये प्रयोग किसमें किया जाता है, संस्कृत में। नाम धातु, संज्ञा विशेषण या सर्वनाम से बनने वाली धातु को हम नाम धातु कहते हैं। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचमाक्षर, वर्ग का पांचवा अनुनासिक व्यंजन, अंग्य अय अड़ न म, ये सब क्या है, पंचमाक्षर है। परसर्ग, को से में का के लिए पीछे आदि संबंध सूचक अध्याय क्या कहलाते हैं, परसर्ग कराते हैं। परोक्ष, पहले का घटित या संपन्न भूतकाल को हम परोक्ष भी कहते हैं। आमतौर पर आप इसको अप्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग भी करते हैं। पार्श्विक, काफी इंपॉर्टेंट है ये। पार्श्विक, तरल व्यंजन जिसके उच्चारण में वायु जीभ के पार्श्व से निकल जाती है, उसे हम पार्श्विक कहते हैं। और जो इसका उदाहरण है, इकलौता उदाहरण है ल। खूब एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो वन लाइनर में हो चाहे सुमेलित वाले में हो, मिलाने के लिए आ जाता है। एक पार्श्विक है और इसी का एक भाई है लुंठित। ठीक है, ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो पार्श्विक क्या हो गया, ल वर्ण हो गया। पुरुष, बात करने वाला मैं हम, सुनने वाला तू तुम या कोई और वह कौन, इस अर्थ का द्योतक शब्द रूप पुरुष कहलाता है। तो यहां पर देखिए पुरुष में भी तीन तरीके की कैटेगरी कर दी गई, जिसको कि हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष में भी इसको बताते हैं। पुलिंग, पुलिंग का मतलब पुरुष जाति का बोध कराने वाला रूप पुलिंग कहलाता है। पूर्वकालिक, प्रधान क्रिया के होने से पहले की कोई अन्य क्रिया हो उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। प्रत्यय, किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाला शब्दांश या अक्षर प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, आप तमाम प्रत्ययों का नाम आपने सुना होगा, खूब इस समय एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रेरणार्थक, प्रेरणा देने या किसी से काम कराने के अर्थ में प्रयुक्त क्रिया रूप प्रेरणार्थक कहलाती है। जैसे पढ़वाना या फिर लिखवाना, तो ये क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। बलात्मक स्वराघात, शब्द या वाक्य के किसी अर्थ पर अधिक बल देकर उच्चारण करना बलाघात कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम सभी अच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं, अलग अलग, जब हम आश्चर्यचकित होते हैं तो अलग तरीके से अच्छा का प्रयोग करते हैं, जब हम किसी से सहमत होते हैं तो अच्छा का प्रयोग करते हैं, और जब व्यंग्यात्मक लहजे में होते हैं तो अच्छा का प्रयोग अलग अलग ढंग से करते हैं। आप लोगों ने इसको व्यवहारिक रूप में जरूर कभी न कभी प्रयोग किया होगा। बहिरंग, बाहरी, इसका अर्थ है वे भाषाएं जो देश के चारों ओर बाहर बाहर फैली हो, इसको बहिरंग। इसके पहले हमने अंतरंग की चर्चा की। बहुब्रीही, जब दोनों पद मिलकर तीसरा अर्थ दें, अर्थात प्रधानता तीसरे पद की हो, तो वहां पर बहुब्रीही होता है। जैसे
हम प्रयोग करते हैं लंबोदर या फिर दशानन। भाव क्रिया का वह रूप जिससे रीति यानी कि आज्ञा, संभावना आदि का बोध हो उसे हम भाव कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जिससे भाव, गुण, दशा या कार्य का बोध हो उसे हम भाववाचक कहते हैं। जैसे चला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, लिखा नहीं जाता, और कई बार तो विद्यार्थी लिखते हैं याद नहीं किया जाता, याद नहीं हो पा रहा है जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है? एक भाव, भाववाच्य जो क्रिया रूप न कर्ता के अनुसार हो न कर्म के प्रधानता भाव की हो उसको हम भाववाच्य कहते हैं। मध्यम पुरुष जिससे बात की जाए उसके लिए सर्वनाम तू या तुम का प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष कहलाता है। महाप्राण ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में अधिक श्वास निकले। वर्ग के दूसरे चौथे व्यंजन और ह का प्रयोग किसमें किया जाता है? महाप्राण। मूर्तिकरण अर्थ परिवर्तन में अमूर्त के स्थान पर मूर्त वस्तु का अर्थ देने लगना मूर्तिकरण कहलाता है। जैसे हम अगर बोलें, जैसे हम बोलें शब्द धान, तो ये कोई न कोई आपके मस्तिष्क में चित्र उपस्थित कर रहा है। या फिर हम बोले, अगर आप कविता पढ़ें अकाल और उसके बाद वाली जो कविता है, तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी जो कि अमूर्त के स्थान पर मूर्त होने लगेंगी, उसको हम बोलते हैं मूर्तिकरण। मूर्धन्यीकरण परिवर्तन में त वर्गीय ध्वनियों का ट वर्गीय ध्वनियों में हो जाना, यानी त वर्ग में आप जानते हैं कि त, थ, द, ध, न, और इधर ट, ठ, ड, ढ, अड़, तो इनका जब परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम मूर्धन्यीकरण कहते हैं। यह श्रुति एक स्वर से दूसरे स्वर की उच्चारण स्थिति तक जाने में यह का उच्चारण सुनाई देना। जैसे हम लोग कई बार हम लोग बोलते हैं यश को हम क्या बोल देते हैं? जश बोल देते हैं, ठीक है। या फिर यज्ञ को यज्ञ बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यह का उच्चारण कैसे सुनाई देता है। कई मतलब क्षेत्रों में इसका ज्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता है। योजक अव्यय जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने में प्रयुक्त हो और या किंतु का प्रयोग किया जाए तो वहां पर योजक चिन्ह होता है। जैसे आप इस तरीके से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे लिख दिया माता पिता, इसमें जो चिन्ह आया वो क्या है? योजक है। कई बार संयोजक इसीलिए एक शब्द बना हुआ है जो दो चीजों से मिलकर बना है, समयोजक, यानी कि जो सबको एक तरीके से समान रूप से जोड़कर चले। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेटर बोल देते हैं। लकार क्रिया भेद काल और भाव के अनुसार जब क्रिया रूप चलता है तो इसको हम लकार कहते हैं, और इसका प्रयोग ज्यादातर संस्कृत में होता है। लघुतावाचक हमने आप सभी को बताया कि उनवाचक एक शब्द आया था, उसी के अर्थ में है वस्तु का छोटापन बताने वाला प्रत्यय लघुतावाचक या उनवाचक कहलाता है। लिंग संज्ञा, विशेषण या क्रिया के जिस विधान से वस्तु की जाति नर या मादा का पता चले उसको हम लिंग कहते हैं। लुंठित अभी जब हम पार्श्व की बात कर रहे थे तो देखिए उसका भाई आ गया लुंठित। व्यंजन र जिसके उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करे उसको हम लुंठित कहते हैं, जैसे कि र हो गया। लुप्त पद समास जो कई पदों को के लोप होने के बाद बना हो उसको हम लुप्त पद कहते हैं। वचन एक और इससे अधिक की सूचना देने वाला शब्द विधान वचन कहलाता है। वह श्रुति दो स्वरों के बीच में वह का सुनाई देना वह श्रुति कहलाता है। वाच्य क्रिया का रूप जिससे देखा जाए कि वह कर्ता के अनुसार है, कर्म या भाव के अनुसार, उसको हम क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं। विकारी अविकारी तो आपने देख लिया था। विकारी यहां पर जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक, पुरुष के आदि के अनुसार रूप परिवर्तन हो उसे हम विकारी शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है विकारी में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है।
यानी कि विकार आ जाता है। विधेयक, वाक्य के उद्देश्य और विधेय से संबंध दिखने वाला शब्द विधेयक कहलाता है। विधेयर्थक, आज्ञा या आशीर्वाद, विधि के अर्थ में प्रयुक्त क्रियारूप विधेयर्थक कहलाता है। विपर्य, ध्वनियों का आपस में स्थान बदल लेना क्या कहलाता है? विपर्य कहलाता है। जैसे हम कई जगह पर पढ़ते हैं मतलब, और कई फिल्मों में हमने पढ़ा मतबल, या फिर कई लोग बोलते हैं कि मेरा लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, कई लोग बोलते हैं कि मेरा लड़का जो है बहुत मेहनत कर रहा है। आप देखते हैं थोड़ा मोड़ा ध्वनियों का इधर उधर हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं विपर्य। विशेषण, जो कि एग्जाम में प्रैक्टिस सेट में भी हमने करवाया हुआ था। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या सीमा निर्धारित करने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। विषमीकरण, परिवर्तन में समान ध्वनियों को विषम कर देना विषमीकरण कहलाता है। विस्मयादि बोधक, अव्यय जिनसे वक्ता के हर्ष, शोक, विस्मय आदि का बोध हो उसको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे अरे, हे, ओ, ये सब आपने पढ़ा होगा। संगीतात्मक स्वराघात, शब्द या वाक्य के किसी अंश का सुर के आरोह अवरोह के साथ उच्चारण करना संगीतात्मक स्वराघात कहलाता है। खासतौर से इसका प्रयोग संस्कृत में ज्यादा होता है। संघर्षी, ध्वनि जिसके उच्चारण में वायु घर्षण करके निकले उसको हम संघर्षी कहते हैं। संज्ञार्थक क्रिया, क्रिया जो शब्द का कार्य भी करे। हिंदी में ना रूप जो है वो संज्ञार्थक क्रिया है। जैसे, ठीक है। संधि, संधि क्या है? पहले शब्द की अंतिम और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि का परस्पर मेल और उस मेल के कारण जो परिवर्तन है उसको हम बोलते हैं संधि। हालांकि अलग अलग व्याकरण की किताबों में इसका अलग अलग अर्थ दिया गया है, लेकिन जो एक परिभाषा के रूप में इसको देखा जाए तो यही है। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाए उस संज्ञा या सर्वनाम का कारक रूप सर्वनाम कहलाता है, जिसमें आप देखते हैं कि ज्यादातर चतुर्थी विभक्ति होती है। संभाव्य, क्रिया होते रहने की संभावना का अर्थ या भाव यदि के साथ प्रयुक्त क्रिया, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? संभाव्य। संयुक्त, दो या दो से अधिक जुड़े हुए स्वर व्यंजन क्रियापद को हम संयुक्त कहते हैं, जिसमें आपने कई संयुक्त अक्षरों को पढ़ा भी होगा। संयोग, ध्वनियों के योग को या फिर ध्वनियों का जो जोड़ होता है उसको हम संयोग कहते हैं। सकर्मक, वह क्रिया जिससे कर्म की अपेक्षा हो। जैसे बालक आम खाता है, तो इसमें क्या कर रहा है? आम खाने का कर्म कर रहा है, उसमें अपेक्षा की गई। सघोषीकरण, परिवर्तन में अघोष ध्वनि का सघोष हो जाना सघोषीकरण कहलाता है। समानीकरण, समीकरण दो भिन्न या विषम ध्वनियों का एक जैसा हो जाना समानीकरण कहलाता है। समास, दो या दो से अधिक शब्दों का बीच के संबंध सूचक शब्दों का लोप करके जोड़ देना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समुच्चय बोधक, जो कि योजक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। संबंध कारक, कारक का वह रूप जिससे दूसरी वस्तु का इससे संबंध जान पड़े उसको हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे का, के, की आदि जो है। संबंध बोधक सूचक, अव्यय जो एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध या स्थिति प्रकट करे वो संबंध बोधक सूचक शब्द कहलाता है। संबोधन, संज्ञा के जिस रूप से पुकारा जाता है उसको हम संबोधन कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला राम, तो संबोधन। सहायक क्रिया, जो मूल क्रिया के साथ नाना अर्थ लाने में सहायक हो उसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि है, जैसे कि हमें प्रतिदिन अनुराग हिंदी एकेडमी पर पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि तीन क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं क्या है? सहायक। सादृशीकरण, किसी शब्द के नमूने पर वैसे शब्द बनाने की प्रक्रिया को सादृशीकरण कहा जाता है। सामान्य स्वर, सरल, अकेले या समान स्वर जो संयुक्त नहीं हो उनको हम सामान्य स्वर कहते हैं। स्त्री स्त्रीलिंग, यानी कि मादा का अर्थबोध कराने वाला शब्द रूप स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि एक उदाहरण हमने दाल बताया हुआ था। स्पर्श या स्पृष्ट, व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ या होठ अन्य मुख
अवयव से स्पर्श करे उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी है? 25 है। क से लेकर म तक इनकी संख्या है। स्वर अ, आ आदि ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा अबाध रूप से बाहर निकलती है उसको हम स्वर कहते हैं। स्वर भक्ति संयुक्त व्यंजन के बीच में स्वर लाकर विभाजित कर देना स्वर भक्ति कहलाती है। भक्ति तो हम लोगों ने पढ़ा है, श्रद्धा भक्ति, लेकिन स्वर भक्ति भी एक व्याकरणिक पारिभाषिक शब्द है। उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे हम स्नेह शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को स्नेह बोल देते हैं। परब, पर्व, ठीक है। इसी तरीके से व्रत का हो गया व्रत, तो ये क्या है? स्वर भक्ति है। हेत हेतुमत भूत यानी कि कार्य होने वाला था हुआ नहीं, इस अर्थ में जिस क्रिया रूप का प्रयोग किया जाता है उसको हम हेत हेतुमत भूत कहते हैं। ह्रस्व छोटा यानी लघु, अ ई उ ध्वनि जिनके उच्चारण में थोड़ा समय लगता है उसको हम ह्रस्व कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने हिंदी के व्याकरणिक पारिभाषिक शब्दावलियों को आपके सामने प्रस्तुत किया। इसमें से बहुत सारे शब्दों को आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, उनके अर्थों को जाना होगा, लेकिन कुछ ऐसे नए शब्द भी आपके सामने दिखाई दिए होंगे। अक्सर वो व्याकरण पढ़ते समय आपके सामने से गुजरे होंगे, आपके लिए कठिनाई भी पैदा किए होंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर के बाद आपने उन शब्दों का रिवीजन किया होगा और जो चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी उसको आपने समझने का प्रयास भी किया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।